आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है मदरसों का मॉडर्नाइजेशन और चारों तरफ फैली मायूसी उन लोगों में जो मदरसों से सीधे तौर पर वाबस्ता है। क्या मदरसों को मॉडर्न करने का सरकारी दावा हवाई साबित हुआ है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एमएचआरडी ने मदरसा टीचर्स को पिछले करीब 33 महीनों की सैलरी का पैसा नहीं दिया है। और इसी सरकारी अनदेखी से परेशान होकर इन मदरसा टीचर्स ने आज दिल्ली में मुजाहिरा किया और अपनी जिंदगी के उस कड़वे सच को भी लोगों के सामने रखा जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सुबह तो ये मदरसा टीचर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, लेकिन शाम के वक्त बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कोई मूंगफली बेचता है तो कोई रिक्शा चलाने को भी मजबूर है। अंदाजा लगाइए कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन का हाल क्या है जब बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने वाले ये असातिज़ा ही ऐसे हालात से दो चार हो रहे होंगे तो उनमें पढ़ाने वाले और उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इन सब के बाद भी हालत यह है कि एमएचआरडी ने अपने हालिया फैसले में मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम की नई गाइडलाइन जारी करते हुए पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। पहले जहां टीचरों को तनख्वाह का पैसा 80 और 20% के हिसाब से दिया जाता था, अब ताजा गाइडलाइन जारी करते हुए एमएचआरडी ने मरकज का बोझ रियासती सरकारों पर बढ़ाते हुए उसे 60 और 40% का कर दिया। यानी 80% सेंट्रल फंडेड स्कीम में अब महज 60% मरकज और बाकी की 40% फंडिंग रियासत पर डाल दी गई है। हालांकि पहाड़ी सूबों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 100% फंडिंग की जाती रहेगी। ऐसे में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के बड़ा सवाल जरूर पैदा हो गया है। साथ ही सवाल यह भी कि आखिर ऐसे हालात में पीएम मोदी का मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखने का ख्वाब कैसे पूरा होगा। टटोलेंगे मौजू के हर पहलू को। पूरे मौजू पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेगा खास पैनल, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की हमारी खुसूसी रिपोर्ट पूरे मौजू को बयां करती हुई। से पूछे जो लोग काम करते हैं और जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनसे पूछे वो कैसे चलाते हैं अपना घर। हम लोग दिन भर पढ़ा के शाम को मूंगफली बेचते हैं। पैसा नहीं है चाय पीने के लिए हम लोगों के पास, ऊपर की तरफ आते खींच जाते पढ़ाते पढ़ाते। गला रूंधने लग जाता है ये बताते बताते कि पिछले 33 महीनों से जब तनख्वाह नहीं मिली तो अब सुबह मदरसे के बच्चों को पढ़ाने जाते हैं और शाम को आकर या तो मूंगफली बेचते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं ताकि घर का गुजारा चल सके। ये हालात हैं एमएचआरडी की मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों में पढ़ाने वाले मदरसा टीचरों के। ये सभी टीचर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कई लोग बीएड किए हुए हैं। लगातार 33 महीने से तनख्वाह ना मिलने की वजह से परेशान है ये टीचर। इस वजह से इन्होंने दिल्ली पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की और सरकार से तनख्वाह देने की गुहार लगाई। मदरसा टीचर्स का यह कहना है कि वो अब थक गए हैं, लेकिन सरकार उनका पैसा देने को राजी नहीं। 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया और सरकार ने 2016 में एक बार पैसा पास किया था हम लोगों का, लेकिन वो पैसा हम लोगों का 2016 में पास होने के बाद नहीं जारी किया। उसके बाद में हम लोगों ने 5 सितंबर को धरना किया था। 5 सितंबर धरने के बाद में सरकार ने पैसा पास किया, उसके बाद में भी आज तक पैसा जारी नहीं किया गया। खर्चा हम लोगों का जिस तरह से चल रहा है हम लोग ही जानते हैं। हम लोग दिन भर पढ़ाते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं। 3 बजे के बाद जब हम अपने चौराहे पर आते हैं तो मूंगफली की दुकान लगाते हैं। हम बहुत बुरी स्तर से गुजर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से हमारे ऊपर ये मार पड़ रही है। गौरतलब है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत ग्रेजुएट टीचर्स को मरकजी हुकूमत की तरफ से 6,000 और रियासती हुकूमत की तरफ से 2,000 रुपए मिलते हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को मरकज की जानिब से 12,000 और रियासती हुकूमत की जानिब से 3,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन मरकज ने पिछले 33 महीनों से पैसा नहीं दिया। इन मदरसा टीचरों की तादाद अकेले यूपी में करीब 25,000 है और पूरे मुल्क की बात करें तो ये करीब 50,000 है। मदरसा टीचर्स का कहना है कि सरकार ने उनका करीब 800 करोड़ रुपया रिलीज नहीं किया है। तकरीबन 8 साढ़े 8
100 करोड़ रुपए हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और अगर पूरे हिंदुस्तान का मान लिया जाए तो करीब 1400 करोड़ रुपए हमारे पूरे भारत के लिए है। मजदूर आदमी जो 10-50 रुपए भी नहीं खर्चा कर पाते हैं, उन बच्चों को हम समाज की मुख्य धारा से लाने का काम कर रहे हैं। मुश्किल बात यह है कि इन लोगों ने अपनी बात एमएचआरडी मिनिस्टर से लेकर के तमाम बड़े लोगों के सामने बार बार रखी है, लेकिन मसले का अब तक कोई हल नहीं निकला। और हालात क्या हैं, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज इन मदरसा टीचरों का अपना दर्द बयां करते करते गला रूंध जाता है। तो हम लोगों से पूछे, जो लोग काम करते हैं और जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनसे पूछे वो कैसे चलाते हैं अपना घर। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है अंधी है, गूंगी है, पैसा देने के लिए कुछ नहीं। हम लोग टीचर स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, अगर 5 मिनट लेट होता है तो हमारा प्रिंसिपल पूछता है कि आप 5 मिनट कैसे लेट में आए हैं। और छुट्टी के टाइम में हमको 2 मिनट भी पहले नहीं जाने दिया। 3-3 साल का पैसा नहीं मिला है। किस तरीके से हम लोग अपना घर और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या लिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास चल रहा है, एक के बाद दूसरा पीरियड, दूसरे के बाद तीसरा पीरियड, पैसा नहीं है चाय पीने के लिए हम लोगों के पास। ऊपर की तरफ आते खींच जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। इनके हालात देखकर बरबसी ये सवाल जहन में कौंध जाता है कि अगर टीचर्स को तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो फिर पीएम मोदी का मुस्लिम बच्चों को एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देने का वादा कैसे पूरा होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि वक्त पर इन टीचरों को वो तनख्वाह देती, लेकिन जब तनख्वाह नहीं मिली तो ये लोग दिल्ली कूच करने को मजबूर हो गए। लेकिन इस मुजाहरे के बाद भी इन लोगों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, इसकी उम्मीद भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। दरअसल मदरसों को मॉडर्नाइज करने और वहां पर मॉडर्न एजुकेशन का जो ख्वाब था उसको अमल में लाने की काम जो किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था और उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के काम किया, आगे बढ़े। लेकिन आज मौजूदा हालत क्या है ये शायद पूरी रिपोर्ट देखने के बाद बहुत कुछ बयां करने की अब जरूरत बचती नहीं है। 3 साल से अगर किसी को तनख्वाह ना मिले तो उसकी जिंदगी किस हालत में होगी, कैसे वो जिंदगी गुजार रहा होगा, कैसे वो नौकरी पर जाता होगा, कैसे उसके बच्चे पढ़ रहे होंगे, कैसे उसके घर में 2 वक्त का खाना बनता होगा, ये कुछ बयां करने की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन? और मौजूदा मरकजी हुकूमत भी तो जब ये कहती है और सीधे तौर पर पीएम ये कहते हैं कि वो एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं मुस्लिम बच्चों के, तो फिर आखिर तनख्वाह रिलीज करने के लिए पैसा तनख्वाह के लिए रिलीज क्यों नहीं किया जाता? बहुत से अहम सवाल हैं, इनको हम तफसील से समझने और टटोलने की कोशिश करेंगे और इसका हल तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इसको लेकर के सरकार संजीदा है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हमारे आज नुमाइंदे शुएब रजा भी जुड़े हुए हैं जो कि इस पूरे मामले पर लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं। पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, तो वहीं हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और बिहार गवर्नमेंट में एक्स मिनिस्टर शकील अंसारी साहब मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट एजाज अहमद साहब मौजूद हैं जो कि अपने दर्द को भी यहां पर बयां करेंगे और सवाल भी पूछेंगे कि आखिर उनको सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। इसके अलावा हमारे साथ अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन जनाब सैयद अतहर हुसैन नहलवी साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा सीपीआई के स्पोक्स पर्सन अमीर हैदर जैदी साहब भी मौजूद है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और एजाज साहब, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं और जैसा कि हमने बताया भी कि हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शुएब रजा भी जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से बता दें कि हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से 2-2 मिनट के लिए सभी के पास शुरू में जाएंगे और 2-2 मिनट में आप सभी को अपनी बात रखनी होगी। उसके बाद हम इस डिबेट को ओपन करेंगे। पहले हिस्से के तौर पर हम आगे बढ़ते हैं और एजाज साहब मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आप जरा बताइए कि किस तरीके से आपकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं और फिर सरकार इसको लेकर के कितनी संजीदा या गैर संजीदा है, पूरा जो मामला है अगर आप 2 मिनट में बयां कर सके। 1993 से हम लोग सरकार की स्कीम में काम कर रहे हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 100% फंडिंग होती थी। पिछली सरकार में जो हमारे यहाँ रियासती सरकार थी अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने 25% अलग से स्टेट गवर्नमेंट से देने के लिए बात पास कर दिया था, तो हम लोगों को 2000 और 3000 स्टेट गवर्नमेंट से मिलने लगा। लेकिन पिछले 33 महीने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है हम लोगों को 1 पैसा नहीं दिया। हमारे मदरसा टीचर्स बिल्कुल स्टार्विंग कंडीशन पे आ गए हैं। कई टीचर हमारे सुसाइड कर चुके हैं। गाजीपुर के एक टीचर ने सुसाइड किया था, एक सुल्तानपुर के टीचर ने सुसाइड किया था।
कई टीचरों के सुसाइड कर चुके हैं। और आलम यह है कि अब मैं आपसे क्या बयां करूं कि मदरसा टीचरों की हालात क्या बन गई है, जबकि हमारे जितने भी टीचर आप बयां कीजिए सर, आप खुलकर बयां कीजिए, ये पता होना चाहिए, ये जाने चाहिए हुकूमत तक आपकी बात और आपकी आवाज भी कि आखिर किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं आप। आज हम लोग मदरसा टीचर यूनियन के लीडर हैं। टीचर हम लोगों के सामने जब रोते हैं तो पूरा दिल फट जाता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी टीचर हमारे इसमें हैं, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएट से नीचे हो, बल्कि ज़्यादातर टीचर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड के साथ में टीटी क्वालिफाइड हैं। अब बताइए, इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद में मदरसे में पढ़ा रहे हैं, 2000 रुपये 3000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33 महीने से पैसा नहीं दिया। मदरसा टीचर्स के जो अपने बच्चे थे उनको स्कूलों ने निकाल दिया, उनका परिवार नहीं चल रहा है। सर आपके साथ क्या हालात है? आप तो नेशनल प्रेसिडेंट है पूरी तरह। जी, आज हम लोगों के साथ में ये हालात है कि आप मोटरसाइकिल में तेल डालने का पैसा नहीं है कि हम लोग मदरसे तक पहुंच जाएं। आलम यह है कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन हम लोग किया जाता है, कर्ज लेकर के हमारे टीचर आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ। अब बताइए, हम लोग भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हालत है कि मदरसा टीचर और अभी जो पिछला जो है अभी धरना हुआ था 5 सितंबर में, तो माननीय गैरुल हसन रिजवी साहब जो चेयरमैन हैं माइनॉरिटी के जो अल्पसंख्यक आयोग है, तो उन्होंने कहा कि एजाज साहब, मैं सरकार में बात करूंगा माननीय मंत्री से कि आप लोगों का पैसा अगर एक साथ में नहीं दे पाएंगे तो हम इंस्टॉलमेंट में 1-1 साल का करके दे देंगे। तो उन्होंने कहा, और जी सलाम ने भी हमारी आवाज़ ज़ोर शोर से उठाया था। तो सरकार ने क्या किया कि 26 सितंबर को हम लोगों का 1 साल का पैसा पास कर दिया, लेकिन उसमें से एक भी फूटी कौड़ी अब तक जारी नहीं हुई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लेटर हमने भी ये खबर दिखाई थी कि 26 सितंबर को 1 साल का पैसा रिलीज करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं मिला। ये भी अपने आप में बहुत अफसोसनाक है। मैं यासिर साहब आपसे ही जवाब चाहूंगा, लेकिन मैं जरा बाकी लोगों के पास भी हो लूँ, उसके बाद आपके पास मैं चाहता हूँ कि आऊँ। देहलवी साहब, ये आप देखिए, सूरत हाल है, शायद बयां करने की जरूरत नहीं है। मरकजी हुकूमत तो संजीदा होती है और ये कहती है कि हम एक हाथ में कंप्यूटर और कुरान देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन मरकज की ही तरफ से पैसा रिलीज नहीं हो रहा। सो सच्चाई की बात यह कि इसमें कोई सियासी बयानबाजी या सियासी एराज़ एतराज़ या इल्ज़ामात की बजाय सही सच्ची बात यह है कि किसी ने कहा था कि माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में, मट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। सूरत हाल इंतहाई तशवीकनाक है। और अगर आप देखिए तो गुजरात, जिसका मॉडल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था और इक़्तिदार तक भारतीय जनता पार्टी उसी मॉडल को लेकर पहुंची थी, एक तारीख़ी हकीकत है कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन और जो मरकज़ की उस ज़माने की अक़लियतियों के ताल्लुक़ से जो स्कीम्स होती थी वो गुजरात में कभी भी लागू नहीं की गई, बल्कि उसका फ़ंड हमेशा वापस हुआ। एक सच्चाई है। वज़ीर आज़म ने पहली तकरीर में कहा एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा। बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा बात थी। उम्मीद ये थी कुछ ना कुछ नए हालात बदलेंगे। एक तरफ मदरसों को लेकर लगातार निशाने, तिरंगा लहराया जाएगा, अच्छी बात है, कौमी तराना गाया जाएगा, अच्छी बात है, वीडियोग्राफी की जाएगी, अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन कराइए, तमाम तर चीज़ें। उसके बावजूद जो मदरसे उनसे पैसे नहीं ले रहे उनको भी शक व शुबहात के दायरे में लाया गया। लेकिन जो मदरसे हुकूमत के तहत चल रहे थे और वहाँ भी ऊँट के मुंह में ज़ीरा बतौर उनको दिया जा रहा था, मैं समझ में नहीं आता कि एक तरफ वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षकों की यानी असतज़ा की कमी है, दूसरी तरफ जब ये लोग इंतहाई मामूली कीमत पे, कि मैं समझता हूँ कि एक ठेले वाला, एक रक्शे वाला और एक ऑटो वाला इनसे ज़्यादा कमा लेता है, जब ये उस समाज के दबे कुचले बच्चों को गाँव देहातों और देहानी इलाकों में जाके पढ़ाते हैं, अगर इनको वहाँ भी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, वहाँ भी इनकी जो है वो माशी मदद नहीं की जा रही है और बदहाली के इस हाल पे पहुँच चुके हैं कि लोग जो खुदकुशी कर रहे हैं, ये सिर्फ मदरसा एजुकेशन बोर्ड की बात नहीं है, ये अक़लियतों की बात नहीं है, बल्कि वो मुल्क जो ये कह रहा है कि 75वीं सालगिरह के ऊपर जो है वो कमंदे आसमानों और उससे ऊपर पहुँच चुका होगा, विश्व गुरु बन चुका होगा। उस विश्व गुरु बनने की जो ताकत और वज़ीर आज़म जो बात करे, अगर उसी विश्व गुरु बनने वाले देश के अंदर, मुल्क के अंदर हमारे असतज़ा, हमारे गुरु जो हैं इस हाल में कि मूंगफलियाँ बेचने को हैं और उनके पास खाने को पैसा नहीं है, ये पूरे मुल्क के सिस्टम के लिए एक शर्म की बात है। बिल्कुल। लेकिन यासिर जिलानी साहब, क्या वाकई शर्म आती है ये तमाम बातें सुनते हैं जब आप, और एक इंसान होने के नाते क्या आपको भी लगता है कि वाकई ज़्यादती हो रही है? अगर आपको ये लगता है तो फिर इसका हल इतना मुश्किल क्यों दिखता है? देखिए, देहलवी साहब ने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ख्वाब है वो हमारे प्रधानमंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया
मुसलमानों के बीच में ये बहुत मकबूल हुआ था और तमाम भारत में मुझे लगता है कि कई लाख टीचर हैं, यूपी से ही अकेले 25,000 के आसपास हैं, ये तो ये बताएंगे हजरत। लेकिन कैसे इन्होंने किसको अप्रोच, 50,000 बताया हाँ, कैसे इन्होंने और किस तरीके से अप्रोच किया है सरकार को कि अब तक इतना लंबा वक्फा निकल गया और इनकी जो खुद की इनकी अपनी हक की कमाई है, जो जिन पे इनका हक है वो नहीं मिला। ये मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि किन लोगों के पास से जुड़े हुए हैं। हाँ, नहीं, इन्होंने देखिए, आज आप यकीन करें कि पहली बार ये मामला मेरे सामने आया है। एक आध बार पहले यूपी के कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, फोन करने के बाद उनको मैंने कहा कि आप आइए, हम बात करते हैं, मिनिस्टर के साथ बैठ के बात करेंगे। लेकिन इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव, या तो इनके आपस में इत्तेहाद नहीं है, ये अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, ये बताएंगे बगल में आपके। जी, नहीं, मैं अभी इससे पहले भी एक डिबेट में थे, उनमें भी एक साहब इनके थे जो बहुत तैश में, बहुत गुस्से में प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, उनको अलग ऐसी बातें कर रहे थे जो मैं उसको अभी बता भी नहीं सकता। लेकिन मुझे हैरानी, देखिए, मैं इनके दुख के साथ हूं। मुझे लगता है कि नहीं, इनका जो हक है वो मिलना चाहिए। और अगर आपके थ्रू मेरे पास ये मामला आया है तो मैं कोशिश करूंगा, अगर ये लोग मुझसे बात करें, राब्ता कायम करेंगे। इन्होंने अभी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से भी मुलाकात करी है। मैं इसी वीक में अपने प्रकाश जावड़ेकर साहब को अप्रोच करके इनके साथ बैठने की मैं उनसे गुजारिश करूंगा और मैं कहूंगा कि इनका हक है वो मिलना चाहिए। देखिए, सरकार ने अगर वायदा किया है कि मुस्लिम बच्चों में ये जो बात कही गई कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो उसको पूरा किया जा रहा है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो बात हो रही थी, उस पर कहीं भी हम नीचे नहीं गए, खड़े उतर रहे। मुझे हैरानी इस बात की है कि क्यों इनका पैसा रुका है, जरा उसकी भी हकीकत हमें पता करनी चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि आपके जो साथी हैं सुहेब भाई, वो जरूर इसमें और रोशनी डालेंगे। जरूर हम उन्हीं के पास चलते हैं और शुएब से ही जरा जान लेते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है, क्या वजह है। देखिए शुएब, दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं जिलानी साहब की बातों में। एक तो वो इस पूरे मैटर में लोगों के साथ है, मदरसा असातिज़ा के साथ है, वो इसका हल भी तलाशने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसको खुद पर्सनली लेवल पर देखूंगा। लेकिन उस साथ में दूसरी बात जब वो कहते हैं कि आखिर क्या वजह थी, कैसा अप्रोच था, कहां तक बात पहुंची, किन किन तक इन्होंने दरवाजा खटखटाया जिसकी वजह से अभी तक पैसा नहीं मिला, तो ये शायद आप बेहतर बता पाएंगे कि जो दूसरी बात उनके जहन में चल रही है, उन्होंने सवाल उठाया। देखिए सऊद, जब हमने 5 सितंबर को ये खबर दिखाई थी, क्योंकि टीचर्स डे का मौका था उस दिन, और ये तमाम टीचर आए थे जंतर मंतर पर, प्रोटेस्ट किया। उस खबर को दिखाने के बाद कुछ ही दिन के बाद एक बैठक होती है और उसमें ये तय होता है कि तकरीबन 300 करोड़ से ज़्यादा जो रुपया है उसके बजट को मंजूर किया जाता है। वो खबर भी हमने दिखाई, क्योंकि जानकारी दी गई थी हमें भी कि हमने बजट मंजूर कर लिया है, जल्दी पैसा रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन वक्त अब आ गया है और वो पैसा भी रिलीज़ नहीं हुआ। आज भी मेरी बात, क्योंकि जब हमने सुबह के वक्त 11 बजे खबर दिखाई थी, उसके बाद ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर भी, और MHRD के एक बड़े अफसर तक भी वो वीडियो पहुंची। उनसे मेरी बातचीत भी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं इस मसले पर कोई भी जो जानकारी है कि दरअसल कहाँ पैसा अभी रुका है, वो जानकारी नहीं दे सकते हम। लेकिन जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले पर फिर से एक बैठक बुलाई जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। अब सवाल ये है कि पिछले 3 या 4 महीनों में क्या बातचीत हुई, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक और जो डिसीजन है वो सरकार की तरफ से, MHRD की तरफ से लिया गया कि अब राज्य की जो सरकारें हैं, जो सूबाई हुकूमत है, उन पर ज्यादा बर्डन रहेगा, यानी कि 60% पैसा वो देगी और 40% के करीब मरकज इस मामले में अब पैसा देगा। क्या ये एक वजह हो सकती है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ बरस के दौरान इस पूरी जो स्कीम का बजट है वो कम हुआ है। 2014 के मुकाबले आप 2018 में देखें तो वो कम हुआ है। क्या हुकूमत के पास अब मरकजी हुकूमत उतना बजट इस पूरी स्कीम को नहीं दे पा रही है और वो सूबाई हुकूमत पर डाल रही है? क्या एक वजह यह है क्या? और एक वजह यह भी है कि अब कम से कम दबाव में अगर MHRD की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पैसा रिलीज करेगी, तो ये देखना होगा कि दरअसल इस बार कितनी हकीकत इन दावों में है और क्या वाकई, क्योंकि इनकी परेशानी तो है, परेशानी है कि इनको पैसा नहीं मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि फिर तालीम क्या ये दे पाते होंगे अगर जहनी तौर पर भी आप परेशान है, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। खुद आप जानते हैं कि चाहे मैथ्स के टीचर हो या ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन हम एक चीज आपने जो कही उसमें जरा मैं उसको करेक्ट भी कर दूं कि
60% मरकज देगी और 40% जो है वो रियासती सरकारें देंगी, जो कि पहले 20% देती थी। यानी कि बोझ बढ़ा दिया है और अपना बोझ कम कर दिया मरकज ने। लेकिन यासिर साहब देखिए, कोई बड़ी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। और इसमें भी आप देखिए, मैं एक बीजेपी के लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि आप एचआरडी के रुकन भी हैं, आप एमएचआरडी से भी जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद अगर आप इस बारे में इतने बड़े और संजीदा मामले से अनजान हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा होता है। अगर मुझसे लोग अप्रोच करेंगे नहीं, लोगों के अंदर एक भ्रम ये फैला हुआ है कि जो भी मुस्लिम या जो मुसलमान के चेहरे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे, हमारा काम नहीं होगा, तो ये उनको आप दूर कर दिए ना ये। नहीं, हम तो देखिए, आपने हमने कहा, मैंने दोनों हाथ खोल के उनको अपने बाहों में लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आप आइए और मैं आपकी बात को मिनिस्टर साहब तक लेके चलूंगा, और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पीएमओ तक जाऊंगा। एक बात, लेकिन 26 सितंबर को 1 साल की सैलरी रिलीज करने की बात कह दी गई, लेकिन पैसा अभी नहीं आया। अब आप कम से कम ये 1 साल का पैसा तो रिलीज करवा दी। तो अब देखिए, आज आपसे मेरी बात हो रही है, यकीन माने, आप बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी विचारधारा को एक तरफ रखूं और मैं इंसानियत के तौर पे बात करूं। यकीन मानिए कि एज ए इंसान, एज ए इन जितने भी टीचर्स हैं, उनका मैं भाई हूं, और उनके भाई होने की हैसियत से मैं इनके दर्द को समझता हूं और इनके दर्द को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो ये 1 साल का पैसा रिलीज हो चुका है, जो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, वो क्यों रुका हुआ है, उसको रिलीज होना चाहिए और इनके हक का पैसा इन तक पहुंचना चाहिए। ये मेरी कोशिश मैं आपके इस नेशनल चैनल पे बोल के जा रहा हूं। आप मुझे फिर बुला के इस बात पे हम लोग बहस कर लेंगे और मैं फिर एग्जैक्टली आपको फिगर भी बता दूंगा और एग्जैक्टली क्या बीच में प्रॉब्लम रही है, कहां रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसका यकीन दिलाते हैं। मैं एक बार तस्दीक करना चाहता हूं, क्या आप यकीन दिलाते हैं? मैं बिल्कुल यकीन दिलाता हूं। यहाँ पे जितने लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी, क्योंकि हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहस में साथ होते हैं, ये मुझसे बार बार ये सवाल कर सकते हैं। मेरे भाई जो हैं एजाज साहब, शायद हो सकता है इनसे मुलाकात ना हो, लेकिन ये लोग रहते हैं। और सर, हमारी कोशिश होगी। हाँ, और आप देखिए, आप बड़े सहाफी हैं, आप मुझे बार बार टोक सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी वीक के अंदर की प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के जड़ तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं नेशनल चैनल। चलिए, जी सलाम के मंच पर, जी सलाम पर आप ये बात कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 1 साल का पैसा तो फौरन रिलीज हो और बाकी का जो पैसा है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। ये एक बड़ी बात यासिर जिलानी साहब ने हमसे कही है, लेकिन एजाज साहब से जरा हम पूछ लेते हैं कि वो कितने मुतमईन हैं। यासिर साहब तो आपके साथ ये कह रहे हैं कि दोनों हाथ खोल करके वो आपके साथ खड़े हुए हैं और बाकायदा इसका हल भी तलाशेंगे। एजाज साहब जी, यासिर साहब, मैं तो, मुझे भी तो आपसे आज ही तारुफ हुआ है आपसे, मुझे मेरा भी तो। यासिर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हम लोगों का पैसा जो पेंडिंग में है, आपकी जो ये 40 और 60 की जो स्कीम आई हुई है, जो आप कह रहे हैं कि अब 60 हम देंगे, 40 स्टेट गवर्नमेंट देगी, ये तो अभी आपने SPEMM स्कीम 18-19 में लॉन्च किया है। लेकिन जो पैसा हमारा पास हुआ है ये 2016-17 का है और 2017-18 का है। आप बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट जो पुराना पैसा है, जिसमें आप 100% फंडिंग करते थे, वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगी? तो ये तो जो पैसा तो लाइक 60-40 नहीं, आप 100% जैसा पुराना जो एक गाइडलाइन थी उसके तहत ही तो रिलीज होगा ना यासिर साहब? नहीं, मैं देखिए, उम्मीद तो यही करेंगे। ये बात कह रहे हैं, कुछ चीजें सरकार की, जो राज्य की सरकार होती है और केंद्र सरकार के अंदर कुछ बहुत सारे, यही SPQM स्कीम नहीं है, और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें तालमेल बिठाया जाता है और दोनों के तालमेल से सारी स्कीम को आगे नीचे तक ले जाई जाती है। लेकिन इसमें एक चीज मैं कंफर्म करना चाहता हूं। देखिए, बात ये है ना कि अभी आपकी नई गाइडलाइन आई और इनका जो पैसा है वो 3 साल से फंसा हुआ है। तो 3 साल पुराना अगर फंड रिलीज किया जाएगा तो क्या नई गाइडलाइन के तहत किया जाएगा या पुरानी गाइडलाइन के तहत होना चाहिए? आप इसके बारे में जानते होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी जब आज इनसे अभी राब्ता हो रही है, रूबरू मैं आज ही हुआ हूं, इनके मसले को मैं समझूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि 100% जो ये कह रहे हैं उसी को मैं अमली जामा पहनाऊं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इनके और भी आउटफिट हैं, जो इनके और अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जो अलग अलग चैनलों पे मैं देख रहा हूं जो बातें रख रहे हैं, उन सब में इत्तेहाद है कि नहीं, ये भी साफ कर लेते हैं ना। मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊं, लेकिन मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। ये भी साफ कर लेते हैं। एजाज साहब, क्या आप लोग अलग अलग बटे हुए हैं? जो 25,000 असातिज़ा हैं, क्या अलग अलग तंजीमों के तहत आकर के यहाँ पर आप मुजाहिरा कर रहे हैं या फिर आप मुत्तहिद हैं? और आप जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन के, क्या इसके अलावा कोई और भी ऐसी कोई एसोसिएशन है जो तहरीक चला रही है? देखिए, मदरसा जो आधुनिकीकरण टीचर हैं,
तो जितने भी टीचर हैं पूरे प्रदेश में 25,000 टीचर, सारे टीचर मुत्तहिद है और हम लोगों ने मुत्तहिदा जो धरना है किया है हमेशा। पिछला धरना भी हम लोगों ने ज़बरदस्त किया था, इस बार का भी धरना अच्छा किया गया है। तो ऐसा कोई इख्तिलाफात नहीं है। और रही बात इसका हम लोग जो हम लोगों की सैलरी है उसका, जैसे हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि हमने मदरसे में पढ़ाया है, नौकरी किया है, वहाँ हमने काम किया है, आपकी स्कीम में हमने काम किया है, पैसा आपको पैसा हमको देना है, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना है। तो आपको तो वहाँ ग्राउंड लेवल पे टीचर को देना है। बात यह है इख्तिलाफात की कोई आती ही नहीं है। और जो चीज़ें हम उठा रहे हैं, जो हमको तनख्वाह नहीं मिली है 25,000 टीचर्स की, तो ये तो ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसको मिली हो। नहीं डायरेक्ट आप जो पैसे की, ठीक है मैं आ रहा हूँ सर, बस डायरेक्ट जो पैसे की आप बात कह रहे हैं, अगर सरकार ने एक नई गाइडलाइंस ली है, कोई डिसीजन लिया है, तो आप जब इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, आपका अप्रोच किस तरीके का था जो आपको इतना लंबा इंतजार कराया है, तो आप थोड़े दिन और इंतजार कीजिए। हम इंशाल्लाह एक और इसी वीक में डिबेट करेंगे इसी टॉपिक पे, और कोशिश रहेगी उम्मीद दूध का दूध और पानी इंशाल्लाह। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार इस पर बात करेंगे ना, तो हल के साथ और एजाज साहब यहाँ बैठे होंगे और ये कहेंगे कि हमारा पैसा रिलीज हो गया। देखिए यासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी यही चाहते हैं। और अंसारी साहब देखिए मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, और यासिर साहब चलिए यहां पर बहुत खुले दिल से कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ये परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि 33 महीने तक आखिर इस तरह की बेरुखी क्यों बरती गई, ऐसे वक्त में जब खुद पीएम ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना वो चाहते हैं। हमारे आपके सवाल ही में जवाब है कि जो शख्स कुरान और कंप्यूटर दो हाथों में मुसलमानों के देखना चाहता है, और 4 साल बीत गए, ये उसका प्रतीक कहें, उसका सिंबल है, जो ये मदरसा जिसको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि नेशनल मेन स्ट्रीम में लाना है और मदरसों में गलत हो रहा है, ये हो रहा है, उसी का एक स्कीम 93 में बनाई गई थी 1993 में कि भाई मदरसा को मॉडर्नाइजेशन किया जाए ताकि जो इस तरह की गलतफहमियां हैं उनको भी दूर करने का हो, और मदरसा के टीचर सिर्फ मस्जिदों के लिए ही नहीं बल्कि आम जिंदगी का एक हिस्सा बन सके। तो वो स्टार्ट में आप देखिए कितनी खतीर रकम है कि जो मिनिमम वेज है आज सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे भी कम है। और फिर आप दूसरी बात ये है कि हमारे यासिर भाई से ये बहुत दिल से बात कर रहे हैं, हम उनको कोई तनकीद का निशाना तो जरूर नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम ये बोलेंगे, ये कहेंगे, ये कह रहे थे जब बहुत हमको अफसोस लग रहा था कि ये कह रहे थे कि मुझसे कोई नहीं मिला, मुझसे कोई खबर नहीं, ये मालूम नहीं। अरे भैया, ये आपको खबर करने की जरूरत ही कहाँ थी? ये सरकार की स्कीम है, और सरकार की स्कीम जो 93 से चल रही है, आपकी सरकार में तो इस स्कीम पर और अमल बढ़ा देना चाहिए था। तो नतीजा ये हुआ, जब आपने वादे किए तो अब आप को ये बताना नहीं बताना, और मुसलमान आपसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, आप पर यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सवाल जो आपने कहे अच्छे नहीं है। आप जो कोशिशों का वादा किया है उससे मैं मुत्तफिक हूं कि आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि एसोसिएशन 2 तरह का क्यों है, उसमें कंफ्यूजन क्यों है। सवाल ये नहीं है, सवाल तो वहां है कि आपकी नीयत कहां है, और नीयत कहां साफ है। ये साफ भी कर दिया एजाज साहब ने कि सभी मुत्तहिद हैं, और अगर एजाज साहब से क्या चाहते हैं, लेकिन जो है अमीर हैदर जैदी साहब ये कह रहे हैं कि असल में ये असातिज़ा बटे हुए हैं, शायद वो ये बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जहां तक समझ पाया हूं। जैदी साहब, अगर ये मुंतशिर हैं तो क्या इनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी? यहाँ आने से पहले यासिर जिलानी साहब को, जो कि उस विभाग से आते हैं, स्टेटस रिपोर्ट लानी चाहिए थी। एरर कहाँ है? राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। भागीदारी योजना के तहत ये स्कीमें राज्य और केंद्र सरकार की दोनों की भागीदारी योजना है। इससे पहले की सरकारें जो थीं वो इनका वेतन, इनके तनख्वाहें मुकर्ररा वक्त पे मिल रही थी, अब क्यों नहीं मिल रही 36 महीनों से? सवाल यहाँ बन जाता है, 36 महीने या 33 महीनों से यहाँ बन जाता है। इनके इत्तेहाद नहीं है इसलिए तनख्वाह नहीं मिल रही, या इसलिए नहीं मिल रही ये गुटों में बटे हुए हैं, या इसलिए नहीं मिल रही। अब जहाँ जहाँ गुट हैं, जहाँ जहाँ इत्तेहाद नहीं है, वहाँ तनख्वाहें नहीं मिलने की। मदरसों के टीचरों को ये तनख्वाह नहीं देना चाहेंगे, लेकिन मदरसों के अंदर ये कहेंगे एनसीईआरटी की किताबें नहीं देंगे, मदरसों के टीचरों को ये बच्चों को ये ड्रेस नहीं देंगे, लेकिन मदरसे में तिरंगा ज़रूर फहलाएंगे,
राष्ट्रीय गान पे राजनीति जरूर करेंगे, जो 26 जनवरी 15 अगस्त को ये वीडियो बनवाने जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। मसला ये नहीं है, ये नारे बहुत अच्छे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, ये सब तथ्यों से परे की चीज। मसला इनका ही नहीं है, मसला ये तो बीएड टीचर है, इनका भी वही मसला इटका हुआ है, शिक्षा मित्र है उनका मसला इटका, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी के उर्दू टीचर्स का भी एक बड़ा मसला है। उत्तर प्रदेश का गिना रहा हूँ, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश, बीएड टीचर उत्तर प्रदेश, उर्दू टीचर उत्तर प्रदेश, 4000 संख्या उनकी भी है। उसके बाद 2016 के दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश, 2013 की सिपाही भर्ती उत्तर प्रदेश। इन लोगों ने कहा था रोजगार देंगे, इन लोगों ने कहा था शिक्षा को शिक्षा देंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं बनाने निकले, पूरे मुल्क को निरक्षर। और एक चीज और मैं कहूंगा लास्ट जल्दी से, ये सरकार तनख्वाह देना तो चाहती है, लेकिन आरबीआई के गवर्नर ने मना कर दिया कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा जुमले कहेंगे, इस तरह की बात समझ में नहीं आ। मैं जिलानी साहब से ही जवाब ले लेता हूं और देलवी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जिलानी साहब देखिए बात तो कहीं ना कहीं सही पूछी जा रही है कि ठीक है आपने बड़े दिल से ये बात कही भी और अच्छी बात भी, अच्छी पहल भी है कि आपने जी सलाम पर ना सिर्फ एजाज साहब से बल्कि जी सलाम के जो नाजरीन हैं, जिसके जरिए जो तमाम उर्दू असातिज़ा हैं खुद और उससे जुड़े हुए तमाम लोग, मदारिस से जुड़े हुए लोग ये देख पा रहे हैं कि कम से कम एक यकीन दिलाने वाला तो है और एक कम से कम कोशिश करने वाली बात कही गई। लेकिन फिर भी जब अब यूपी की बात आती है, सबसे ज्यादा असेंबली सीटें आपको लेकर के दे दी, 73 सीटें दे दी यूपी से, ठीक है बाद में आप कुछ एक हार गए, उसके बाद आपको पता है कि कितनी बड़ी मैंडेट आपको यूपी में मिली है असेंबली में, फिर भी सबका साथ और सबका विकास कहीं अधूरा दिखाई देता है। देखिए सऊद खान साहब, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन मेरे साथ जो अभी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं और किस तरीके से कांग्रेस ने अपीजमेंट का शिकार मुसलमानों को बनाया, इस पूरे भारत ने देखा है। मैं क्योंकि बहुत कद्दावर हैं, बहुत बड़े हैं, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा जिससे उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन और कोई ऐसी उनको इतिहास में नहीं लेके जाऊँगा कि क्या करा इन्होंने मुसलमानों के लिए इतने सालों तक रहने के बाद। हमारे दूसरी तरफ बैठे हैं हमारे सीपीआई के, ये भी बड़े कद्दावर सीपीआई के नेता हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं, अपने बगल के झांकने की कोशिश नहीं करते हैं कि इन लोगों ने क्या कर लिया, ये सिर्फ सवाल उठाते हैं। सरकार अगर काम कर रही है, बगल में झांका था यासिर जिलानी बैठे हैं। अरे सुन लीजिए, बगल में झांकते यासिर जिलानी बैठे हुए, तो आपको ये बात नहीं करते, आप ये कहते हैं, सुन लीजिए हमारा भारत दोनों जगह आपकी सरकार है, बन रहा है, ये दोनों सरकारें आपकी हैं, लेकिन राज्य में भी केंद्र में भी जो वो कह रहे हैं या नहीं है, बहुत संजीदा, आपको कहां एरर आ रहा, इनकी तनख्वाह देने में एरर कहां आ रहा, इसलिए कि ये मुंतशिर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप उनके दिमाग में डाल रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहे हैं आपसे मिलेगी जब तनख्वाह मिलेगी, इस मुद्दे को भी आप धार्मिक बना दें, इसमें भी धर्म ढूंढ रहे हैं, जबकि आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं, आप सबकी बात कर रहे हो। नहीं यासिर साहब, ये बात हम लोगों को बहुत क्लियर कर लेनी चाहिए। इन सब में एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि जो उर्दू असातिज़ा हैं उसमें बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी हैं, और जो मदरसा असातिज़ा है उसमें बहुत बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी हैं। मैंने सबसे पहले इनसे कहा कि मैं आपकी बात को, अगर आप मुझसे सवाल करें कि मैं रिपोर्ट लेके क्यों नहीं आया, मैं इन्हें कह रहा हूं कि मैं आपको राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जो भी हो सकता है कल से मैं कोशिश करूंगा, मैं सारे काम अपने छोड़ के आपके काम में लगूंगा। मेरी भी मतलब मेरी बात को आप समझें, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप जिस तरीके से अभी मैंने बच्चों का देखा है कि वो कह रहे हैं मूंगफली बेच रहे हैं, ये किसी भी हुकूमत को अच्छा नहीं लगेगा कि आपने जो मेहनत करी है उस मेहनत के बदले आपको कुछ नहीं मिले। लेकिन इंडिविजुअल अंसारी साहब, मैं संगठन की बात कर रहा हूं, तारीफ की है, नहीं मैं संगठन की बात कर रहा हूं, किस तरीके से कांग्रेस ने बड़े कांग्रेस के सरकारों ने किस तरीके से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया। सरकार ने क्या क्या किया, आपकी सरकार के मामले हैं ना जी, अभी आपके सरकार के मामले हैं, और इन मामलों में हम तो ये उम्मीद करते हैं ना, हमें तो गलत किया, हमें सजा दे दिया जनता ने, अब उसकी बात मत कीजिए 40 साल और 60 साल। अब आप कहिए, आप ये नहीं कि आपने जो नारे दिए हैं उसके बाद आपने कहा मुझे मालूम नहीं था, इसलिए कहा ये मत कीजिए। मैं उस पे कायम हूँ, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, बढ़िया नहीं हो रहा है, मैं डिरेल नहीं होने दूंगा इस डिबेट को, बिल्कुल और मेरी जिम्मेदारी है पॉइंट पे रहूंगा। ठीक है यासिर साहब, आप मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको डिरेल ना होने दूं। मैं आ रहा हूं, आप सबके पास आऊंगा, लेकिन देलवी साहब
देलवी साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात आ रही है और ये कहा जा रहा है कि हो रहा है और नहीं हो रहा है। आप कैसे देखते हैं देलवी साहब? आपको तो बहुत अच्छी तरीके से मिल्लत का हाल भी पता है और सियासी कारगुजारियों के बारे में बताया कि वो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। देखिए, ये कहना कि पिछली सरकारों ने क्या करा, पिछली सरकारों ने जो कुछ करा वो सच्चर ने आईना दिखा दिया और उस आईने के बाद कांग्रेस या दूसरी CPI या दूसरों का हाल किया, ये भी सबने देख लिया। इस पर कुछ ज़्यादा तबसरा, सियासी तबसरों की ज़रूरत नहीं है। दो बातों को समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि जो हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ स्कीम्स को लागू करनी है, मेरी नहीं, पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट रखी गई उसमें है, यानी जहाँ अरबों रुपए जो है एक फ़र्द की पब्लिसिटी के लिए खर्च कर दिए जाएँ, जहाँ एक शर्त की जिसको हिंदी में महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान के लिए जो है वो RBI से कहा जाए कि वो अपना 30% पैसा, रिजर्व पैसा उसको दे दे। क्या वजह है कि उस मुल्क के अंदर एक अक़लियती ज़बान, एक अक़लियती हिस्सा, देहकानी रूलर, यानी जिनको इलाकों में जो लोग हैं वो इस हाल में पहुंच गए हैं कि साहब खुदकुशी करने लगे और वहाँ खबर तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मैं यासर से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ये तो इनको खबरगिरी रखनी चाहिए थी कि क्या कुछ हो रहा है। अब मामला CPI और कांग्रेस का भी है। सच्चाई सऊद इस बात को मान लीजिए कि मुसलमानों के, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, मुसलमानों के ताल्लुक से जो भी मुद्दा होता है पार्लियामेंट में, चलिए BJP नहीं लाती, क्या CPI हो, क्या कांग्रेस हो या दिगर सेकुलर पार्टियां हो, किसने इस मुद्दे को उठा दिया कभी भी? वक्फ के ताल्लुक से हो, हज के ताल्लुक से हो, मुसलमानों के अलग अलग ताल्लुक, यहाँ तक तलाक हर जमात पर उठेगा। तलाक सुन लीजिए, पहले सुनिए, सर्च करो, मैं बीच में नहीं बोल चापलूसी की बात है, मुझको नहीं आती, आपको आती होगी चापलूसी की, मैं नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ चापलूसी की बातें। मुद्दे पर भी ऐवान में रखने की बात हो रही है, ऐवान में कितना रखा गया? आप ये बात नहीं, ऐवान में बात रखी गई नहीं, लेकिन आप यहाँ बैठ के सुपारी लेके बैठते हो क्या? क्या जबान कम्युनिस्टों के, कांग्रेस के खिलाफ बोलोगे? कांग्रेस ने नहीं दिया है जो कांग्रेस को, कम्युनिस्ट कब बेरोजगार के साथ नहीं रहा, कब कमाल की बात है। और आपको अगर इस चीज का मिलता है तो इसका मैं मिलता हूँ। उर्दू जबान की शीरीन और उर्दू जबान की जो तहजीब है, हम महज़ब रहे, कम से कम हम महज़ब रहे। मालूम है कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी बेरोजगारों के साथ है, अक़लियतों के साथ है, दलितों के साथ है, आदिवासी के साथ है, किसान के साथ। देलवी साहब और जैदी साहब, ठीक है, मैं आपको ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। जैदी साहब और देलवी साहब, ये बताइए, क्या ये हम मौजू पर बात कर रहे हैं? वही तो बात है ना कि एक दूसरे पर ही अगर हम इस तरीके से हमलावर रहेंगे तो मसले का हल क्या होगा? सर, मेहनत की बात कीजिए ना। यासिर साहब कह रहे हैं कि मैं डिटेल नहीं होने दूंगा, लेकिन आप लोग डिटेल कर दे रहे हैं। बिल्कुल, देलवी साहब, मेरा कहना यह है कि मुल्क का पार्लियामेंट किसी भी मुद्दे उठाने के लिए सबसे बुनियादी जगह है। क्या वजह है? मैं तो अंसारी साहब से भी पूछ रहा हूं कि हमारे मुद्दों को लेके, वक्फ को लेके, हज को लेके, सब्सिडी को लेके, मदरसे को लेके, किन्हीं चीजों को लेके क्या वजह है कि पार्लियामेंट कभी भंग नहीं की जाती? क्या वजह है कि लोग जो है वो वेल के अंदर नहीं पहुंचते? क्या वजह है कि आप स्पीकर का घेराव नहीं कर सकते? आपको मालूम है एक दबी कुछ अक़लियत को जो है, क्या अपोजिशन हो या अक्सरियत हो, किसी भी सूरत के अंदर उनके मुद्दों को आप टीवी पे छोड़ देते हैं। अरे सीधा मुद्दा था, क्या मुझको बताएंगे? अंसारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके खुद पार्लियामेंट दोनों जगहों पे इनके मेंबर मौजूद हैं। किसी ने आज तक ये सवाल उठाया कि उर्दू टीचर वहां इस तरीके से भाग भूखे हो रहे हैं? सेशन मदरसा टीचर, कोई एक सवाल उठाया गया? मुझको बताइए आप इसको। ठीक है, जवाब ले लूंगा, मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन हम इस पर जरा और तफसील से बात करें और इसके लिए मैं शुएब आपके पास आना चाहूंगा। शुएब, देखिए, यहां पर एक दूसरे को आईना दिखाने की भी बात हो रही है। बात ये भी हो रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, CPI ने क्या किया, या फिर अभी मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन एक सवाल ये उठा कि क्या वाकई ऐसा था कि जो मदरसा टीचर्स हैं वो सही प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे और इस वजह से उनकी आवाज जो है वो हुकूमत तक नहीं पहुंची? एक बात ये भी। दूसरी बात यह भी कि क्या वाकई वो मुंतशिर हैं, मुत्तहिद नहीं है, किसी एक बैनर के तहत आकर के 25,000 असातिज़ा या पूरे 50,000 असातिज़ा आकर के अपनी सैलरी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं? क्या आप ग्राउंड पर हैं? आप क्या देखते हैं और आपके पास क्या जानकारी इसके मुताबिक? देखिए सऊद, ये बात तो कहना सही नहीं है कि भाई मुत्तहिद नहीं होगे तो उनको पैसा नहीं दिया। वो टीचर है, ये समझना चाहिए। स्कूल के भी टीचर होते हैं सरकारी, वो ठीक बात है। इसी तरह लेकिन क्या कई बैनर से टीचर है नहीं, इनकी बात पहुंच रही है। ये गलत बात है कि बात नहीं पहुंच रही। अगर बात नहीं पहुंचती तो सितंबर में
मीटिंग ना होती और जो पैसा रिलीज करने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ एक बड़ी जो बात है उसमें यह था उस मीटिंग में कि 20 से 25,000 रुपए तक इन मदरसा टीचर्स की जो सैलरी है उसको किया जाएगा। हालांकि उस पर भी कोई आखिरी जो मुहर है वो नहीं लगी, लेकिन उसमें ये बात रखी गई थी, उसकी वजह से ही मदरसा टीचर्स खुश थे। एक बड़ी बात यह है कि यासिर भाई से मैं कहना चाहूंगा कि वो इस बात को कह भी रहे हैं कि इन तमाम टीचर्स का पैसा रिलीज हो जाएगा तो क्यों ना इसकी कोशिश की जाए कि इनको हर महीने तनख्वाह दी जाए, क्योंकि वो तो टीचर हैं, स्कूल के टीचर भी होते हैं, मदरसे के भी टीचर है, वो पढ़ाने तो रोजाना जाते हैं। तो सरकार इस तरह से अगर कदम उठाए कि इनको हर महीने ही तनख्वाह मिले, ठीक है, ये जो तमाम बातें आपने कही हैं शुएब, मैं क्योंकि अभी देखिए हम ब्रेक पर थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात हो रही थी कि यासिर साहब कह रहे थे कि स्टेटस रिपोर्ट वाकई जो है किन्हीं वजूहात की वजह से वो थोड़ा मसरूफ थे और वो आते वक्त नहीं ला पाए, लेकिन वो स्टेटस रिपोर्ट जल्दी लेंगे और शायद उसको शेयर भी करने की बात होगी। और वो ये भी चाहते हैं कि शायद आपसे मुलाकात हो जाए कल और उसकी स्टेटस रिपोर्ट दें तो कम से कम ये पता चल जाए कि आखिर कहां है, पैसा क्यों नहीं अटका है। शुएब, बिल्कुल, देखिए एक चीज जो हमारे सामने आई है, आज हमने बात की क्योंकि MHRD में भी उसमें अंदरूनी तौर पर यह कहा गया कि अब राज्यों का एक मामला अटका हुआ है। हालांकि वो खुले तौर पर नहीं बता रहे हैं कि दरअसल क्या है। अगर एक बड़ी बात यह भी है कि सिर्फ 1 साल का ही क्यों इनको पैसा दिया जाए, अगर 33 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपसे स्टेटस रिपोर्ट शेयर करेंगे यासिर साहब। यासिर साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी तमाम बातों पर? जी शुएब भाई, मैं बिल्कुल आपसे इस नेशनल चैनल के माध्यम से वायदा करता हूं कि कल से ही हम इसमें लगेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आप मेरे साथ रहें, और तो हमारी कोशिश और हमारी ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप भी अपने तरीके से बहुत तीखे सवाल करते हैं तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से और हमारे खुद के नेताओं से भी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि MHRD में कल का क्या स्टेटस रहेगा और जब भी जैसे ही मेरे पास आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप सही कह रहे हैं कि 1 साल ही क्यों, जो पूरे के पूरे 33 मंथ्स की इनकी सैलरी जो रुकी हुई है पहले उसको इनको दिलाने का काम किया जाए। उसके बाद फिर ये कोशिश रहे कि हर महीने में जब ये एक स्कीम इतने लंबे वक्त से, और हमारे वजीर आजम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनका ये ख्वाब था, उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था, उसको आगे इस रवायत को बरकरार रखते हुए इस सिस्टम को ठीक कराया जाए। मैं ठीक है दिलवी साहब, देखिए आखिरी के 30 सेकंड्स में ले रहा हूं, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपके पास वक्त की थोड़ी कमी है। मैं सीधे एक बात कहता हूं कि इसमें जो अंसारी साहब ने कहा सियासत के बजाय अब हमको मरकजी हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए, और मुतालबा नहीं बल्कि यासिर ने यकीन दहानी कराई और हमको उनकी यकीन दहानी पर यकीन है। और मैं इस नेशनल चैनल के वसीले से खुद वजीर तालीम या वजीर जो सकाफत जो है जावड़ेकर साहब, उनसे भी, साथ ही वजीर अक़लियती उमूर से भी उम्मीद रखता हूं कि वो इसके अंदर दखल अंदाजी करें। ठीक बात। और तमाम लोग, और इनसे भी उम्मीद रखता हूं जो हमारे यहाँ सदर साहब मौजूद हैं, कि सियासत के बजाय अमली तौर पर सब जमा होकर कोशिश करें और हम सब इनके साथ खड़े हों। बिल्कुल बजा बात आपने फरमाई सर। लेकिन अंसारी साहब देखिए आपसे भी मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर कम से कम एक हल तलाशने की कोशिश हुई और ऐसा लग रहा है कि कम से कम इसको लेकर के बात आगे बढ़ेगी और कम से कम हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से एज एन चैनल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज एन अक़लियत की आवाज जो हम लगातार बार बार उठाते रहे हैं कि कम से कम इसका हल जरूर निकल जाए। आप कैसे देखते हैं? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये सरकार कुछ नहीं करेगी तो उसका ठेकरा बहुत से लोग इस सरकार की इनडायरेक्ट मदद करने के लिए पुरानी सरकारों पर चले जाते हैं, जबकि उन लोगों ने काफी फायदे भी उस सरकार में उठाए हैं, बड़ी बड़ी फायदे भी उठाए हैं। उसके बावजूद देखिए बात वो नहीं है, सरकार स्कीम्स जो है कांग्रेस पार्टी का जहां तक ताल्लुक है वो सारे कम्युनिटी को लेके चलने की बात करती है। मदरसा बोर्ड, सेंट्रल मदरसा बोर्ड हो या स्टेट मदरसा बोर्ड हो, ज्यादातर उनकी सरकारों में बनी है और उस पर अमल भी हो रहा है। अब ये एक स्कीम है, सिर्फ एक स्कीम था जो मॉडर्नाइजेशन का, वो अलग मसला है। मदरसा बोर्डों का जहां था वहां बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या हाल हो गया, इसका भी तज्जिया होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और जैदी साहब आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? फाइनल कमेंट आपका। देखिए उम्मीद तो है कम से कम अब हल होगा। देखिए पूरे आंदोलन को संदिग्ध बनाना, ये कहने के ये राजनीति ना करें। अरे भाई ये राजनीति कहाँ कर रहे हैं? इन्होंने किसने ऐलान किया कि इन्हें मंत्री सेक्रेटरी ये बनना है? ऐलान किया नहीं किया ना। मसला ये है कि कौम का दर्द तो लेके घूमते हैं, लेकिन कौम के बच्चों की बात नहीं करेंगे, उनकी हुकूमत की बात नहीं करेंगे। दादरी से बाबरी तक कम्युनिस्ट बोलते आए हैं। मुझे अफसोस होता है, दलित की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार की बात कम्युनिस्ट ही उठाता है।
लेकिन जब कम्युनिस्ट की बात आती है तो ये कहते हैं कि साहब कम्युनिस्ट नहीं करने देते। हुकूमत है क्या? केरल का एग्जाम्पल सामने के अंदर मौजूद है। कोई एक फिरका ये बता दीजिए कि वहां किसी के साथ कुछ हुआ हो। ठीक है सर, एजुकेशन के मामले में नंबर 1 पर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। और यासिर साहब देखिए, आपने तो अपनी तरफ से तमाम बातें कह दी, इसलिए मैं एक बात कह दूं कि केरल की 30 सेकंड के लिए अगर आप अपनी बात सिर्फ केरल की बात नहीं मौजू पर रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम पॉइंट पर इल्जाम लगाया है केरल की हालत इतनी खराब है कि किस तरह से एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ में नंबर 1, सब चीज में नंबर 1। आपका जो है ना आतंकवादी चेहरा जो सब में मानते हो, सनातन संस्था श्रीराम सेना बुलंदशहर के अंदर नजर आया, कोई आरएसएस आपके दर्द के साथ हूं और कोशिश ये रहेगी कि सरकार आपको तो नजर आना चाहिए ना, मसले को हल करे। ये मेरी बस एजाज साहब तमाम बातें हो रही हैं और मसला जो है वो आपका ही है, और कम से कम इतनी कोशिश हुई। और हम देखिए यहाँ पर यासिर साहब भी कह रहे हैं कि पर्सनली वो इस पूरे मामले में जाएंगे, शुएब से भी वो गुजारिश कर रहे हो, शुएब खुद भी इसको लेकर के पूरा आगे हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे। कम से कम उम्मीद जगी, और क्या उम्मीद करते हैं आपको कि कम से कम जल्द ही कुछ एक बेहतर नतीजा मिलेगा? फाइनल कमेंट क्या है सर? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और जिस तरह इस्लाम ने हमारी आवाज़ उठाई और जिस तरह यासिर साहब ने हमको आश्वासन दिया है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोगों का काम होगा। लेकिन अब यह है कि चूंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक सास बहू वाले मामले में हम लोग फंसे हुए हैं। स्टेट के अधिकारी कहते हैं कि सेंटर वालों की गलती है, सेंटर वाले अधिकारी कहते हैं स्टेट वालों की गलती है। इस तरह से पैसा हमको नहीं मिल रहा है। तो अब पूरी उम्मीद जरी है, और जिस सलाम ने जिस तरह हमारी आवाज़ उठाई है उसके लिए शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि यासिर साहब ने अगर वादा किया है तो अपना वादा जरूर निभाएंगे, और मदरसा टीचर्स के जो सूखे चेहरे हैं जरूर खिलेंगे। और इंशाल्लाह अगर यासिर साहब इसी उम्मीद के साथ भी आज की हम जो डिबेट है वो उसका इख्तिताम करते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी सलाम ऐसे ही अक़लियत की आवाज बुलंद करता रहेगा और उनके मसलों को न सिर्फ उठाएगा बल्कि उसको हल भी करेगा और उसको इख्तिताम तक भी पहुंचाएगा, ताकि हम ये बात कह भी सके और साबित भी कर सके कि हम अक़लियतों के साथ, उनके मुद्दों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और उनका हल हमेशा तलाशते रहेंगे। आज का मुद्दा में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए सलाम हिंदुस्तान इमरान खान के साथ।